हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के प्रश्न पत्र को। और केवल प्रश्न पत्र ही नहीं बल्कि कुछ प्रश्नों के जवाब भी देती हुई जाऊंगी। मुझे पता है कि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं और उसी की वजह से कुछ बच्चे तो बहुत खुश होंगे कि चलिए दीदी ठीक है, हमने तो सब पढ़ करके रखा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि खुश नहीं होंगे, जिनकी तैयारी नहीं हुई होगी और वो सोच रहे होंगे कि काश हमें कहीं से कुछ पता चल जाए कि लगभग ऐसा पेपर आता है तो हम वैसी ही तैयारी कर लेंगे। अभी तो 1 से 1.5 महीने हैं आपके पास, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। तो प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 10 के लिए पूर्णांक, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में भी हम लोगों को 70 ही मिल जाते हैं। इसी वजह से जो पेपर रहेगा ये भी 70 अंक के पूर्णांक का ही रहेगा। और केवल प्रश्न पत्र पेपर पे ऐसा लिखा रहता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, परंतु कई सारे विद्यालयों में 3 घंटे भी दिए जाते हैं, तो 15 मिनट से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट भी मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि पेपर पे 2.5 घंटे भी लिख देता है, तो उससे कोई घाटा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा से ही 3 घंटे 15 मिनट ही लिखेगा, कभी कभी शायद 2 घंटे 15 मिनट लिख देगा, वो भी बोर्ड एग्जाम में नहीं, आपके स्कूल वाले परीक्षाओं में। तो उससे आपका फ़ायदा है। फ़ायदा ये रहने वाला है कि अगर 3 घंटे के पेपर को आप 2.5 घंटे में सॉल्व करोगे तो आपका समय बचेगा, लिखने की स्पीड बढ़ेगी, आपके अंदर सोचने की और ज़्यादा समय मिल जाएगा कि हाँ चलो हमें समय मिल जा रहा है, अगर कोई प्रश्न छूट जाएगा तो हम उसे कर लेंगे। अगर 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर ले रहे हो तो 3 घंटे समय आपको कम नहीं पड़ने वाले, इसीलिए आपका ही फायदा है। सबसे पहले प्रश्न पत्र में आप लोगों को कुछ निर्देश दिए रहेंगे, जैसे कि सबसे पहला निर्देश हमारे सामने इस प्रकार है, जिसमें कि ये रहेगा खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंकों के हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को खंड अ मिलेगा, जिसमें कि 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे निर्देश में ब खंड आप लोग को मिलेगा, वर्णनात्मक प्रश्न 50 अंकों के रहेंगे। और तीसरा है अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि चले हम उसे क्वेश्चन पेपर पर ही सॉल्व कर दें, क्योंकि वो तो एग्जामिनर नहीं लेकर के जाएंगे ना, पेपर तो आपके पास ही रहेगा। चौथा निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और 5वां इस प्रकार है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, अर्थात जो प्रश्न जितने अंक का रहेगा उसके सामने उसके नंबर दे दिए रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। स्टार्टिंग होगी हमारे खंड अ के साथ में, जिसमें कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के, इसीलिए पूरा हमारा 20 नंबर का हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। पहला है तुम चंदन हम पानी, कंकाल, चिंतामणि, हिमालय की पुकार। तो इसमें से क्या करना है, किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में तो OMR शीट मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए, लेकिन इन द केस स्कूल में आप लोग को OMR शीट नहीं मिल पाई अगर, तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहेगा। तो जैसे कि तुम चंदन हम पानी, ये संत रविदास जी की रचना है, आप लिख देंगे कॉपी पर ही। या फिर दूसरी है कंकाल, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तीसरी है चिंतामणि, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और डी ऑप्शन है हिमालय की पुकार, जो कि जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अगर आपको नहीं पता तो चिंता की बात नहीं है, अभी समय है, आप कॉपी पेन को लेकर के बैठिए और एक एक प्रश्नों का जो आंसर होगा उसे लिखते हुए जाइए। मान लीजिए तुम चंदन हम पानी का नहीं पता है तो लिख लीजिए। अब आप ऐसा सोचोगे कि 4 में से एक ही तो लिखना है, एक तो हमें आ ही रहा है। पर आप ऐसा मत सोचिए, क्या पता आपके बोर्ड परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में क्या होगा कि यही में से कोई एक अलग से प्रश्न आ जाए MCQ करके, तो आप कैसे जवाब दे पाओगे। इसीलिए क्या करना है कि जो नहीं आ रहा है उसे पढ़ते जाइए।
इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? मान लीजिए दो में से अगर एक भी आपको पता है, पूस की रात ही पता है या फिर कफन पता है, तो आप बता दोगे, क्योंकि जो एक जिसकी रचना होगी उन्होंने तो दोनों को लिखा होगा ना, तभी तो लिखा है कि इन कहानियों के लेखक कौन है, और इसीलिए रचनाओं को याद करना जरूरी है। याद क्या करना, 2 से 3 बार पढ़ेंगे अपने आप ही याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने तो नहीं लिखा था। महादेवी वर्मा जी, इन्होंने भी नहीं लिखा था। रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने भी नहीं लिखा था। बट जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, इन्होंने ही तो लिखा था क्या? पूस की रात और कफन कहानी को। अगला चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस प्रकार है, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, आरपी दत्त जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया टुडे दत्त के जो संपादक हैं वो हैं अरुण पुरी जी, और ऑप्शन में तो वो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, या महादेवी वर्मा जी। तो नमक का दरोगा लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, अर्थात ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। छठवां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और दीदी ने तो आपके बताया ही है कि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सातवां वाला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? रसखान की, सूरदास की, केशव दास की, या फिर तुलसीदास की। तो सूरसागर जो रचना है, सूरसागर रचना है सूरदास जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट आठवां वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि हैं? कबीर दास जी, बिहारी जी, जयशंकर प्रसाद जी, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो भक्तिकालीन कवि हैं हमारे सामने कबीर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नौवां प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार है कि रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है? हमने आपको रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा तीनों के कवियों को बताया है, तो कौन है? बिहारी जी, केशव दास जी, घनानंद जी, या निराला जी। तो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं केशव दास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा कि निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास जी, केशव दास जी, बिहारी जी, या जयशंकर प्रसाद जी। तो अच्छे से आप लोग को मैंने बताया है कि सूरदास जी जो थे यही थे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और मुख्य कवि। अगला 11वें नंबर का प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा कि तुलसीदास जी कौन से शाखा के कवियों के नायक थे? निर्गुण शाखा के, सगुण शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के, या प्रेमाश्रयी शाखा के। तो तुलसीदास जी कौन सी शाखा के कवियों के नायक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सगुण शाखा के कवियों के नायक थे।
12वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? हास्य रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है या फिर रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट 13 यानी 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो मैंने तो आप लोग को पढ़ाया ही है कि देखो भाई, जो चरण कमल बंदो हरिराई है इसमें है रूपक अलंकार, लेकिन ये क्यों और कैसे है ये आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं फटाक से 10 तक गिनती गिन रही हूँ, तब तक कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा आप लोग। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर लिख दिया आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गुण अति सचु पाए। देखो इसमें कौन सा रस है, एक ट्रिक बताऊं। देखो यहाँ पर हसहि है ना, यानी हंस तो इसमें ऑलरेडी आ गया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा हास्य रस का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, बंदहु मुनिपद कंज रामायण जे ही निरमयु के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। ऑप्शन नंबर ए 11 मात्राएं, ऑप्शन नंबर बी 16 मात्राएं, ऑप्शन नंबर सी 20 मात्राएं, ऑप्शन नंबर डी 13 मात्राएं। तो आप क्या करो, इसे भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं सबका आंसर बताती हूँ जाए तो आप लोग क्या करोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग को कुछ आ भी रहा है या नहीं। तो दैट इज वाई आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता दोगे, और नहीं पता है तो आज जा करके पढ़ लो, कल आके कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, इसके लिए वीडियो को लाइक करके रखना पड़ेगा ताकि आपके लाइक वाले सेक्शन में ये सेव हो जाए, अदरवाइज फिर खोजते रह जाओगे कि पता नहीं कहाँ चला गया। हिस्ट्री अगर रखे रहोगे तो मिल जाएगा, वरना तो इतना रील्स देखते होगे कि वीडियो मिलेगी भी नहीं, कितनी अंदर खो जाएगी। अगली 16वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? देखो उपसर्ग प्रत्यय भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, कौन सा प्रत्यय है? सन, ये तो उपसर्ग हो जाएगा। सनसन देखो तो उपसर्ग की तरह, जो भी आगे के रहेंगे वो उपसर्ग की तरह। पीछे का देखो तो पीछे में हट और आहट दोनों है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा आहट वाला। सनसन प्लस आहट इक्वल टू सनसनाहट। सनसन में हट जोड़ोगे तो सनसनहट बनेगा ना, आहट जोड़ने पे सनसनाहट बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, शताब्दी में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो जो शताब्दी है इसमें द्विगु समास है, मैंने तो आप लोग को पढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ट्राई करूँगी कि पूरे वीडियो का एक आंसर की ला दूँ, अगर हो पाएगा तो ज़रूर बना दूँगी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, हल्दी शब्द का तत्सम है, हरदी, हरिद्रा, हल्दिका, हरद्रिका। तो हल्दी शब्द का जो तत्सम है वो है हरिद्रा। कुछ लोग को लग रहा होगा कि हल्दी शब्द का तत्सम हरदी हो जाएगा क्योंकि घर पे हरदी बोला जाता है, लेकिन नहीं, हल्दी का तत्सम हरिद्रा है। मैंने आप लोग को तद्भव तत्सम दोनों चीज़ें पढ़ा करके रख दी हैं, तो इतनी सी उम्मीद है ही कि आप लोग इसे बता दोगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, आभूषण का पर्यायवाची क्या है? अभिमान, अलंकार, संपदा, वायस। तो आभूषण का पर्यायवाची क्या है? आभूषण के तो कई सारे पर्यायवाची हैं, बट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी कि अलंकार।
20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप है? नदीभ्यः, नद्यो, नद्यः, नदीम। तो अगर याद किए रहोगे तभी तो पता रहेगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नदीभ्यः। नदी का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप नदीभ्यः है। खंड अ समाप्त हुआ। आपके सामने है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ। तो 21 नंबर का ये है कि गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो देने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहली बात कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैंने आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है, गद्य के सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आपको पता होगा कि ये ममता वाले चैप्टर का है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप लिखोगे कि उपर्युक्त गद्यांश हमारे हिंदी में लिए गए पाठ्य पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। और ख वाला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित अंश आपके सामने है, इनकी व्याख्या आप लोग को करना है अच्छे से। तो ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना होता, लगा करके ऐसे स्टार्ट करो। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि या फिर लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अर्थात लेखक का कहना है कि ममता ने सुना था कि जो महाराज थे उन्होंने उनके घर को महल बनवाने की आज्ञा दे चुके थे। और ममता जो थी वो पूरे जीवन भर ये डर रही थी कि कहीं मेरी झोपड़ी ना खो जाए, और झोपड़ी खो जाएगी और महल बन जाएगा। लेकिन भगवान ने उनकी सुन ली, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चली थी और वो उसे छोड़ने वाली थी, क्योंकि वो मृत्यु के कगार पर थी। तो उसने कहा कि भगवान ने तो मेरी सुन ली, अर्थात मेरे जीते जी मेरा झोपड़ी नहीं खो पाया। अब तो मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ। अब तुम चाहे इसका मकान बनाओ या फिर महल बनाओ, अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ग वाला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? वह आजीवन क्यों भयभीत रही अथवा चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? या तो आप इसका आंसर दो कि वो आजीवन क्यों भयभीत रही, या फिर इसका आंसर दो कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो वो आजीवन क्यों भयभीत रही? अपने झोपड़ी के खो देने के डर से, और चिर विश्राम गृह में जाने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होने से। इसके बाद अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन भी है ख वाला, जो कि क्या है अथवा करके, चाहे तो आप क वाला करो या फिर आप ख वाला कर सकते हो। संस्कृति सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अब देखो एक मैंने बता दिया है, तो ये वाला आप लोग कमेंट करोगे, इस गद्यांश के संदर्भ को रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे। देखो लिखने मत डर जाना, वरना बहुत टाइम लगेगा। कमेंट में भी बोलने का माइक तो अवेलेबल है ही, केवल क्लिक करो, मुंह से बोल दो और देख लेना। थोड़ा बहुत गलत होगा तो एडिट करके सेंड कर देना। गौ प्रश्न है कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था? अब देखो पहला वाला हमारा पूरा हो चुका है। अब दूसरा हमारे सामने है 22 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज पद्यांश के आधार पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 प्रश्न है 2-2 अंकों के, तीनों का जवाब दोगे 2-2 अंक मिल करके 6 अंक आपको मिल जाएंगे।
चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। इसका मोटी मोटा लेने देने का अर्थ देखो ये है कि सूरदास जी के पद से लिया गया है, जिन्होंने कि इसमें ये कहा है कि मैं भगवान आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आपकी कृपा हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पहाड़ को भी लांघ जाता है, और जो अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो फिर से अमीर बन सकता है। और मैं सूरदास आपका शिष्य आपके चरणों की वंदना करता हूँ। मैं आपके चरणों में बार बार अपने सिर को नवाता हूँ। इसका अर्थ ये है। और सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप बता दोगे कि ये सूरदास जी के पद से लिया गया है। वह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। आप लिखोगे हे भगवान, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आपकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है, पहाड़ को लांघ जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। केवल इतना ही करना है, जितना रेखांकित अंश है उतनी की ही व्याख्या करना। तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं, या फिर प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, किसके चरणों की वंदना करते हैं, या फिर कौन सा अलंकार है। तो ये आप करो, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। सब कुछ बता दिया है। अगला ख वाला है आपके सामने। चाह नहीं सम्राटों के, सौ पर हे हरि डाला जाऊं। कौन कह रहा है? पुष्प कह रहा है। चाह नहीं सम्राटों के, सौ पर हे हरि मैं डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के, सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठ लाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो मैंने आप लोग को बहुत बता दिया है, और पहले भी देखो पहला बता दिया, ये सेकंड वाला आप कमेंट करोगे, क्योंकि सब कुछ बताते जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखोगे ही नहीं। तो पहला क वाला बता दिया है, ख वाला आप याद बता दो। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखो और इसके अनुसार कवि की क्या अभिलाषा है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, स्पष्ट करना है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए। 3 अंक और 1 अंक, यानी कि संदर्भ सहित अनुवाद करने के 4 अंक मिलेंगे। सबसे पहला क वाला आपके सामने कौन सा है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंग्या गंगायाः कूले स्थिता। अस्या घट्यानां वलयाकृति पंडितः धवलाः, चंद्रिकानां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानास्य शोभा विलोक्यम् इमा बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है जो कि गंगा के किनारे स्थित है, अत्यंत सुंदर है। इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां चंद्रमा चांद के उपस्थिति में अत्यंत सुंदर लगती हैं। घाट के किनारे अनेकों पर्यटक बहुत दूर से प्रत्येक दिन यहाँ पे आते हैं और इसकी घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ख वाला आपके सामने है कि संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए। ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। पहला वाला है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचयति,
कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। अगर ये आपको नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में दूसरा ऑप्शन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारे लोग सुखी हों, सारे लोग रोग रहित हों, सभी लोग एक दूसरे को भाई के समान देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। ये हमारा सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर से लिया गया है, तो आप इसके संदर्भ में लिख दोगे, जिसका अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ, सुंदर पंक्तियाँ, सुविचार, और अर्थ मैंने इसका बता दिया। अगला 24 वाला आपके सामने है। देखो, जो भी खंड काव्य रहेगा उसका नाम करके दिया रहेगा। जरूरी नहीं है कि इसमें मुक्ति दूत अग्र पूजा दिया है तो आपको यही करना है। आपके जिले में जो खंड काव्य चलता हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे कि पहला है मुक्ति दूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या फिर अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मान लीजिए अगर आपका तुमुल खंड काव्य है तो उसके आधार पे आप प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखोगे और उसके खंड काव्य के आधार पे जो भी नायक रहेगा उसका चरित्र चित्रण कर दोगे। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क वाला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। सबसे पहला वाला आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनका आप जीवन परिचय दोगे और रचना का नाम लिख दोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या फिर जयशंकर प्रसाद जी, सबका मैंने पढ़ा करके रखा है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि दीदी आपने नहीं पढ़ाया है, अच्छे से लिखवा करके रखा है। देख लो, नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में से। ख वाला निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 3 + 1 = 4, यानी कि जीवन परिचय 3 अंक का और 1 अंक का आपको उसकी रचना देनी रहेगी। पहला है महादेवी वर्मा जी, दूसरे हैं तुलसीदास जी की, या फिर तीसरी सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो तीनों में से जिसका भी पता हो उस कवि का आप जीवन परिचय लिखोगे, 3 अंक मिल जाएंगे। और रचनाओं को तो हम उसी में इंक्लूड करके लिख देते हैं, तो 4 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगला 26 अंक का प्रश्न आपके सामने क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 27 नंबर का है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि मैंने अभी नहीं पढ़ा है, बट ट्राई करूंगी कि ला दूं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले। तो अगर पढ़े होंगे स्कूल कॉलेज कहीं पर भी कोचिंग में तो पता होगा, अदरवाइज मैं ला दूंगी। पहला प्रश्न, गीतायाः क संदेशः, गीता का क्या संदेश है? वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो इसका भी आंसर जो संस्कृत रहता है उसके पहले वाले लाइन में ही है। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि उपमा या फिर रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, या फिर रोला अथवा सोठा छंद का लक्षण लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। या फिर परिभाषा पूछेगा या लक्षण पूछेगा, एक ही बात है, और उसका उदाहरण लिख देना है। देखिए प्रश्न कैसे घुमाया है, उपमा या रूपक, रोला या सोठा, और चारों में अथवा लगा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पहला लिखोगे तो उपमा रूपक दोनों का लिखो या रोला सोठा दोनों का लिखो, आपको इन चारों में से किसी एक का लिख देना है। 29 नंबर का ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तीसरा, विनय सदाचार से आती है। तो इन तीनों को आप लोग को संस्कृत में ट्रांसलेट करना है और उसे लिख देना है अपनी कॉपी में।
30 नंबर का आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। छात्र जीवन में अनुशासन पर या शिक्षा और खेलकूद पर, एक कदम स्वच्छता की ओर, या फिर वृक्ष धरा के आभूषण है। तो देखो, पहला है अनुशासन के ऊपर लिखना है, करवा दिया है मैंने। जरूरी नहीं है कि मैंने अभी करवाया हो, कुछ महीने पहले भी करवाया है, तो आप वही देख सकते हो। निबंध बदलते थोड़ी ना है, वही रहने वाले हैं, प्लेलिस्ट से आप देख लो। शिक्षा और खेलकूद पर लिखना है, और इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। आप डेली स्कूल कॉलेज जाते हो, आपको पता है कि अनुशासन में कैसे हमें रहना पड़ता है, तो आप उसके बारे में लिखोगे। जरूरी नहीं है सारे अच्छे पॉइंट लिखो, आप उसमें अच्छे कर आप सारे पॉइंट लाभ हानि डाल सकते हो। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना, लास्ट में उपसंहार लिखना, और बीच में क्या करोगे कि उसके लाभ और हानि क्या है, क्यों, कैसे, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड, शिक्षा और खेल कूद के बारे में, तो खेलना तो आपको बहुत पसंद होगा, उस पर लिख सकते हो। शिक्षा के बारे में है तो क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सब लिख सकते हो। थर्ड है एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता के बारे में लिखो, और इसमें गांधी जी का नाम सबसे पहले आता है तो उन्हें भी आप इंक्लूड करोगे। वृक्ष धरा के आभूषण है, अर्थात वृक्ष पर लिखो, वृक्षारोपण पर लिखो, पर्यावरण पर लिखो, लेकिन मेन हेडिंग वृक्षों को लेकर के ही लिखना, ताकि पता चले कि हाँ, एग्जामिनर के पास इतना टाइम थोड़ी है कि सब देख देख कर चेक करेगा, लेकिन ये कॉपी तो आपके स्कूल कॉलेज में ही चेक होगी, तो उसके लिए हेडिंग ऐसा डालना ताकि अच्छे से कोई हेडिंग भी देख के चेक करे तो नंबर दे दे, उतना कोई पढ़ के नहीं चेक करने वाला। तो ये था हमारा पेपर। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा और हमारा ये प्रयास अच्छा भी लग रहा होगा। हाफ ईयरली की तैयारी कोई नहीं करवाता यूट्यूब पर, हम लेकर के आए हैं सीरीज, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए आप सभी।